नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे उत्तराखंड में जो एनआईएस डीएलएड को लेकर के मामला चल रहा है। शिक्षक भर्ती में जो ऑनगोइंग भर्ती है 2906 पदों वाली, उसमें जो 6th काउंसलिंग को लेकर के एनआईएस डीएलएड का जो मामला चल रहा है, उसमें आखिर क्या कुछ चीज़ें निकल कर आ रही हैं और किस तरीके से हाई कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद भी अभी भी जो संशय है वो बरकरार है, भ्रम की स्थिति बनी हुई है। जो भी हमारे एनआईएस डीएलएड साथी हैं, उनका लगातार ये प्रश्न है कि 6th काउंसलिंग में किसको मौका मिलेगा और किसको मौका नहीं मिलेगा। सरकार की मंशा क्या है? सरकार ऑर्डर को जर्नल मान रही है या सरकार ऑर्डर को केवल पिटिशनर के लिए मान रही है? ये बहुत सारे सवाल लगातार आप लोगों के मन में हैं और जिससे भ्रम की स्थिति बनी हुई है। मैंने पूर्व की वीडियो में भी इस भ्रम को दूर करने के लिए कुछ बिंदुओं पर चर्चा की थी। आज फिर मैं इस वीडियो के माध्यम से फिर कुछ चर्चा करूंगा, जिससे जो भ्रम की स्थिति है वो किसी हद तक दूर करने का प्रयास करूंगा। आप वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही निवेदन रहेगा कि जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो उन सभी साथियों से निवेदन रहेगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस संबंध में या शिक्षा जगत से जुड़ी जो भी छोटी बड़ी अपडेट हों वो आप तक समय से पहुंचती रहे। साथियों, वीडियो सार्थक लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपका प्रत्येक लाइक, प्रत्येक कमेंट हमें मोटिवेट करता है कि हम आप तक तथ्यात्मक, तार्किक और ऑथेंटिक जानकारी पहुंचा सकें। तो शुरू करते हैं साथियों। जैसा कि स्थिति ये है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, उस ऑर्डर में जो इस्तेमाल किया गया था शब्द, वो याचिकाकर्ता नहीं आवेदक इस्तेमाल किया गया था। आवेदकों को, यानी कि जो 10 अगस्त 2017 को इन सर्विस थे और जिन्होंने 18 महीने का ओडीएल मोड 31 मार्च 2019 तक कंप्लीट कर लिया है, उन आवेदकों को, ऐसे आवेदकों को जो भर्ती है ऑनगोइंग, उसमें मौका दीजिए। और जो आवेदक जो हैं यानी कि योग्य पाए जाते हैं, उनको नियुक्ति दीजिए। और डेडलाइन उसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तय की थी 3 महीना, यानी कि 5 मार्च से 3 महीना माने तो 5 जून, ये यानी डेडलाइन 5 जून इसकी बनती है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो ऑर्डर है उसमें आवेदक शब्द इस्तेमाल किया गया, जिसको लेकर के कई लोगों का मानना यह है कि आवेदक का मतलब जो भी आवेदक हैं 2021 से लेके भर्तियों में जिन्होंने आवेदन किया हुआ है, वो सभी इस दायरे में आ जाते हैं। कुछ का मानना यह है कि आवेदक शब्द जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस्तेमाल किया है, वो अगर हम उसकी ग्रीवेंस देखेंगे, जहां से ऑर्डर शुरू होता है, वहां पे उन्होंने कहा गया है कि इस न्यायालय में आवेदनकर्ताओं ने आवेदन किया है। तो यहां पे कुछ लोगों का मानना यह है कि जो आवेदनकर्ता इस्तेमाल
इस्तेमाल किया, आवेदक शब्द जो इस्तेमाल किया है उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ट्रांसफर पिटीशन में याचिका लेकर के गए हुए। अगर हम देखें तो जो हमारी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने 15 अप्रैल को जो एक पत्र जारी कर, शासन से पत्र जारी हुआ, जिसमें उन्होंने कहा पूर्व के आवेदकों को भर्ती में शामिल किया जाएगा, यानी संयुक्त मेरिट बनाई जाएगी। पूर्व में आवेदन किए हुए जो एनएस डीएलएड साथी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, और प्लस डीएलएड की संयुक्त मेरिट बनाई जाएगी। तो जो सरकार का शासनादेश यानी शासन से जो लेटर मिला है, शिक्षा विभाग को दिया गया है, वो सीधे सीधे जब ये कहा जाता है कि पूर्व में आवेदन करता, तो पूर्व में आवेदन करता का मतलब ये है कि अगर इस भर्ती में आवेदन करता की बात की जाती तो ये तो वर्तमान आवेदनकर्ता कहलाएंगे, यानी कि जो 2906 वाली भर्ती में जिन लोगों ने आवेदन किया है वो वर्तमान आवेदनकर्ता कहलाएंगे। पूर्व आवेदनकर्ता वही कहलाएंगे जो इस भर्ती से पहले भी आवेदन कर चुके हैं। तो सरकार की मंशा इस तरह से साफ दिखाई देती है कि उसने माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको इन जर्नल वे में लिया है और पूर्व में आवेदनकर्ताओं को शामिल करने की बात कही गई है। तो जाहिर सी बात है ये जर्नल की तरह से ऑर्डर लिया और वो चाहती है कि सभी को इसमें मौका दिया जाए। सरकार का जो स्टैंड नजर आता है उस पत्र का अवलोकन करने से। अब सवाल आता है हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने 10 पेज का लगभग ये ऑर्डर है और इसमें उन्होंने पूरा जिस तरीके से उत्तराखंड से जो वैकेंसी निकली थी 2020-21 की, उसके बाद उसमें किस तरह से हमें एनआईएस डीएलएड साथियों को अंदर लिया गया, फिर उसके बाद उनको जो है फरवरी 2021 में बाहर कर दिया गया, फिर उसके बाद जो है फिर वो माननीय उच्च न्यायालय गया केस नंदन सिंह बोहरा जी के द्वारा, जिसका केस नंबर 350/2021 था, वो केस गया। उसके बाद उसमें किस तरीके से फिर 14 सितंबर 2022 को निर्णय आया यानी एनआईएस डीएलएड के पक्ष में, और किस तरह से सरकार पे 2000 रुपये का जुर्माना भी पर पिटिशनर रखा गया। यानी कि इस तरह से आपने सभी ने वो सब चीज़ें जानते हैं, वो सारे ऑर्डर के उसमें जिक्र किया गया। फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो ऑर्डर आया 28 नवंबर 2023 का, उसका उसमें जिक्र किया गया है। फिर उसके बाद जो 10 दिसंबर 2024 को जो हमारी समीक्षा याचिका यानी रिव्यू पिटीशन में जो निर्णय आया उसका उसमें पूरा जिक्र किया गया है। फिर ट्रांसफर पिटीशन में जो निर्णय आया 5 मार्च को, उसका जिक्र किया गया। और अंत में यही कहा गया कि इस उपरोक्त को मद्देनजर रखते हुए सरकार को निर्देशित किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं के अभ्यर्थन पर विचार किया जाए, उनको मौका दिया जाए और जो योग्य पाए जाते हैं उनको जो है नियुक्तियां दी जाए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के टाइम बॉन्ड के हिसाब से। तो कुल मिला के बात यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो ऑर्डर है उसको हाई कोर्ट जो है वो जर्नल नहीं मान रही है, क्योंकि वहां पे पिटिशनर शब्द का इस्तेमाल उसने किया है। तो जाहिर सी बात है वो उसको जर्नल नहीं मान रही है, वो उसको पिटिशनर के लिए ही मान रही है। अब सवाल ये आता है कि अगर पिटिशनर के लिए भी ऑर्डर है तो फिर कौन से पिटिशनर्स आएंगे और कौन से पिटिशनर्स उसमें नहीं आएंगे। तो देखिए, जहां तक मेरी समझ और मेरा मानना है वो ये है कि इस केस में जो माननीय उत्तराखंड हाई कोर्ट में जो केस डिस्पोज हुआ है उसमें जो भी याचिकाएं बाद में लगीं तो उन याचिकाओं को वहां पे स्वीकारा गया है, यानी कि उनको खारिज नहीं किया गया है। वो सब याचिकाएं वहां पे स्टैंड है और उन पे सब पे एक साथ सुनवाई होकर उन सबको डिस्पोज ऑफ किया गया और उन सभी याचिकाओं पर यह निर्णय दिया गया है। तो उन सभी याचिकाओं में जो भी याचिकाकर्ता थे, उन सभी याचिकाओं में, चाहे वो नंदन सिंह बोहरा वाली याचिका हो, चाहे वो कपिल देव जी वाली याचिका हो,
और भी जो याचिकाएं उसमें थीं, उन सभी याचिकाओं में जो याचित थे वो इस ऑर्डर के हिसाब से सभी याचिकाकर्ताओं में आ जाते हैं। तो इस हिसाब से यानी कि जो केस डिस्पोज ऑफ हुआ है अभी उत्तराखंड हाई कोर्ट का, जिसके निर्णय का मैंने जिक्र किया है और जिसकी वजह से भ्रम की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि सरकार जनरल वे में ले रही है और माननीय हाई कोर्ट ने उसे जो है याचिकाकर्ताओं को कहा गया है। तो उस याचिकाकर्ताओं में वो सारे याचिकाकर्ता गण आ जाएंगे जो इस केस में अटैच थे। जितनी भी याचिकाएं इस केस में अटैच थी वो सारे उसमें आ जाने चाहिए। तो अगर याचिकाकर्ताओं को ही लिया जाता है, सरकार अगर याचिकाकर्ताओं को ही लेती है, तो ये मान के चलिए कि जो 24-19 केस हमारा जो विश्वनाथ सर वाला जो केस डिस्पोज ऑफ हुआ है और जिसके साथ जितनी भी याचिकाएं थीं, उन याचिकाओं में जो भी पिटिशनर रहे हैं वो सब के सब जो है इस भर्ती प्रक्रिया में, यानी कि जो 2906 वाली भर्ती प्रक्रिया की छठी काउंसलिंग है उसमें आएंगे। अन्यथा सरकार अगर उसको जर्नल वे में लेती है तो सरकार उसको जर्नल ले सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर पिटिशनर और सब लोग उसमें आ सकते हैं। डिपेंड सरकार पर ही करता है। 6 जून बहुत दूर नहीं है, आज 5 मई है जब मैं वीडियो आपके सामने बना रहा हूं। तो 1 महीना अभी हमारे पास है। इस 1 महीने के अंदर देखना यह होगा कि सरकार 6 काउंसलिंग की घोषणा कब करती है, क्योंकि आप ये जानिए कि 5 जून जो है डेडलाइन है। 5 जून तक इन्हें जो है सारी प्रक्रिया निपटा करके नियुक्तियां देनी होंगी, नहीं तो इन पर कंटेप्ट का मामला बन जाएगा। तो इसलिए जो है आप ये मान के चलो कि 6 काउंसलिंग बहुत जल्दी होगी। उम्मीद कर सकते हैं कि अभी 15 तारीख के आसपास तक आपको 6 काउंसलिंग की जो डेट देखने को मिल जानी चाहिए और 5 जून तक इसमें नियुक्तियां हो जाएंगी, अगर कोई और पेच सरकार इसमें नहीं फंसाती है तो ये कुछ चीजें थीं जो मैंने आपके साथ साझा की। उम्मीद करता हूं आप जो भी भ्रम बनाए हुए हैं उनको दूर कीजिए। मेरा लगातार ये मानना रहा है कि इस भर्ती में अगर याचियों को मौका मिलता है तो भी अच्छा है, सबको मौका मिलता है तब भी अच्छा है, क्योंकि मेरा शुरू से ये मानना रहा है कि जब तक NIST का कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं होगा शिक्षक भर्ती में, तब तक और लोगों के लिए रास्ते नहीं खुलेंगे। इसलिए मैं कहता हूं, सभी NIST साथियों से मैं अनुरोध करता हूं कि इस भर्ती को निर्विवाद पूरा होने दीजिए। सरकार अगर पिटिशनर को बुलाती है तो भी भर्ती को कंप्लीट होने दीजिए, और सरकार अगर सबको बुलाती है तब भी भर्ती को कंप्लीट होने दीजिए। जितने हमारे साथी योग्य पाए जाएंगे उनका सिलेक्शन तो कम से कम हो, उसके बाद आगे का रास्ता हम आप सब लोग मिलकर तय करेंगे करना क्या है। तो इन्हीं विचारों के साथ आपका धन्यवाद कि आप वीडियो में अंत तक बने रहे। आगे जो भी अपडेट होगी वो लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, आपका दिन बहुत बहुत शुभ।